हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम जंक्शन में, जहां पर क्लास 10th की मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें वास्तविक संख्याएं चल रहा है। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान ले रहे हैं जो इस एक्सरसाइज में महत्वपूर्ण है। जैसे गुणनखंड क्या होता है? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वह उस संख्या के क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती हैं। यानी जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, तो वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे अगर कहें कि 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड, तो 4 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है? तो 4, ये याद रखिए, कोई भी संख्या 1 से और स्वयं से ये हमेशा विभाजित होती है। तो यह 1 से विभाजित हो रहा है, क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है? 2 से भी कट रहा है, 2 दूना 4 होता है, 3 से नहीं कट रहा है, और ये स्वयं यानी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके कौन कौन गुणनखंड है? 1, 2 और 4। ऐसे हम कहें 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड यानी 6 के कौन कौन गुणनखंड है? तो 6 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रही है? तो यहाँ पे जो 6 है वह 1 से कटेगा, 2 के पहाड़े में आता है 2 तिहाई 6, 3 के आता है 3 दूना 6, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता और 6 में आता है। क्योंकि 6 है तो वह स्वयं से विभाजित होगा। तो इसके गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2, 3, 6 है। ऐसे अगर कहा जाए 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड कौन कौन है? 8 के गुणनखंड कौन कौन है? 8 किन किन संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो यह इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। 1, 2, 4, 8। 9 के गुणनखंड, अगर 9 के गुणनखंड कहें तो 9 के गुणनखंड, तो 9 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 से कटेगा, 2 के पड़े में नहीं आता है, 3 से कटेगा और 3 के बाद सीधे 9 से कटेगा। तो ये इनके गुणनखंड कहलाएंगे 9 के। ऐसे अगर 10 के कहें, 10 के गुणनखंड, तो 10 किन किन संख्याओं से कट रहा है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से। तो 1, 2, 5, 10 इसके क्या हैं? गुणनखंड है। अगर कहें 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12। तो 1, 2, 3, 4, 6, 12, 12 के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जो संख्या होंगी वह केवल 1 से और स्वयं से कटेंगी और किसी संख्या से वह विभाजित नहीं होंगी, वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन कौन है अभाज्य संख्या? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 और 47 है। ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी जो अभाज्य संख्या है वो अपरिमित है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कहे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। सम अभाज्य संख्या जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, तो वह कौन है? 2 है। और ये याद रखिएगा
कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2। कौन? जैसे अगर कहा जाए कि 2 के गुणनखंड कौन कौन है, 2 के गुणनखंड, तो 2 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से और स्वयं से, तो 2 ही है ना। ऐसे अगर कहा जाए 3 के गुणनखंड, तो 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 3, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ऐसे कहा जाए 5 के गुणनखंड, तो 5 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1 और 5 होगा। ऐसे 7 के गुणनखंड कहा जाए तो 7 के गुणनखंड भी क्या होंगे, 1 और 7 होंगे। तो कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक होता है और स्वयं वह संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट, अब हम जानेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। यानी 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएगा, तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या होगी, 4 होगी। 2 नहीं होगा, 2 क्या है, सम अभाज्य है, ये ध्यान दीजिएगा। और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जो भी भाज्य संख्याएं होंगी उनके गुणनखंड क्या होंगे, 2 से अधिक होते हैं। जैसे देख लीजिए 4 है तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ऐसे 6 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी भाज्य संख्या है उसके 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, और इसके पहले गुणनखंड बता चुके हैं कि गुणनखंड क्या होता है, जिन जिन संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो जाती है वही उस संख्या के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट याद रखिएगा कि संख्या 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो संख्या 1 होती है न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पांचवा क्या है 7429। इन सभी को क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभी हम अभाज्य संख्या बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्या कहा है, 140, तो 140 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करें, 2 7 14, ये 0 हो जाएगा, 0 उतार लेंगे। फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। अब यह 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 7 35 और फिर किससे कट जाएगा, 7 से, 7 1 कम 7। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड 140 के कौन कौन हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये क्या हो जाएंगे, जो संख्या दी गई है
उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 156 को लिखना है। तो 156 को जब लिखेंगे तो 156 के फैक्टर कीजिए अभाज्य गुणनखंड। एक किससे कटेगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से भाग करेंगे। 2 सते 14, 15 में से 14 घटाएंगे, 1 बचेगा, 6 उतार लेंगे, 16 हो जाएगा। तो 2 बटे 16। अभी भी क्या है, 8 है लास्ट में, तो 2 से कटेगा, 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 नमा 18। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9। अब यह सीधे किससे कटेगा, 13 से, 13 एक कम 13। तो जब लास्ट में कट गया तो 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हो जाएगा 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3825 का, तो 3000, तीसरा क्वेश्चन 3825 का। तो अब देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से देखिए, तो 3 का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ते हैं। अगर अंकों का गुणनफल अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जोड़िए, 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18। जो अंकों का योगफल आ रहा है 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड कीजिए 3 से, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 8 लेंगे, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, कितना हो जाएगा, 22। तो 3 सत्ते 21, तो 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। तो 3 पचे 15। अभी भी किससे काटेंगे, 3 से देखिए कट रहा है, तो 3 चौके 12, 7 लेंगे, 3 दूना 6, 1 बचेगा 15, 3 पचे 15। अब किससे काटेंगे, अब 3 से देखिए कट रहा है, तो 5 2 7 4 11। अंकों का योग 11 आ रहा है जो 3 से नहीं कटेगा। तो अब किससे काटेंगे, 5 से, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है, भाज्य होती है। तो 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40, तो 2 बचेगा, तो ये 25 हो जाएगा, 5 25। अभी 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा, 17 से, 17 एक कम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 2 बार है तो 3 के पावर 2, 5 गुणा में 2 बार है तो 5 के पावर 2, और गुणे क्या हो जाएगा, 17। तो ये हो जाएगा 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, क्या है, चौथा आपका है 7429। इसको भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें एक और क्वेश्चन है आपका, चौथा क्या है, यहाँ पे 5005 है। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 5 5 10, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5,
ये 0 उतार लेंगे, ये 0 उतार लेंगे, 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब किससे काटेंगे? 7 से। देखिए कट रहा है कि नहीं? तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 लेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 10 में 7 घटाएंगे 3, 0 ले लेंगे, 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, तो 7 त्रिके 21। अब सीधे किससे कटेगा? 11 से। 11 एकम 11, 11 तिया 33, और फिर 13 से, 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? 5वां कह रहा है आपका कि 7429 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अब देखेंगे यह किससे कटेगा। तो यह ना 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 7 से कटेगा, न 11 से कटेगा, सीधे किससे कटेगा? न 13 से कटेगा, सीधे 17 से काटेंगे। तो जब 17 से हम डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो 74 में से 68 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 होगा तो ये कितनी बार जाएगा? 17 तिया 51। ठीक है, तो जब हम 62 में से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11, तो 119 हो जाएगा। 17 7 119। इसके बाद किससे डिवाइड होगा? 19 से भाग करेंगे। तो जब 19 से भाग करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 23 बार में। और उसके बाद किससे कटेगा? 23 से। 23 एकम 23। तो जो 7429 है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे उन्हें क्या करना था? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो ये हम क्या किए? सभी क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहा है? 26 और 91। तो 26 और 91 का हम फैक्टर करेंगे। तो पहले हम 26 का फैक्टर कर लें तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और अब सीधे किससे कटेगा? 13 से। 13 एकम 13। ऐसे हम किसका? 91 का कर लीजिए। तो 91 किससे कटेगा? सीधे 7 से कटेगा। कितनी बार में? 13 बार में। फिर किससे कटेगा? 13 से। 13 एकम 13। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे? 26 को लिखेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 13। इसके बाद 91 को लिख लेंगे। 91 का क्या हो जाएगा? 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? LCM लेना है। HCF लीजिए। तो जब हम HCF दोनों का लेंगे तो HCF में क्या होता है? जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है? 13 13 दोनों मिल रहा है। तो 26 और 91 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और HCF वह संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। और जब हम LCM की बात करेंगे तो LCM
तो एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा, जैसे 13 मिल रहा है तो 13 भी ले लेंगे, और कौन नहीं मिल रहा है, 2 और 7 नहीं मिल रहा है तो 2 और 7 को भी ले लेंगे। इन सभी का गुणा कर देंगे। तो जब हम इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूना 26, 26 का 7 में गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो HCF हमारा 26 से 91 का क्या हो गया, 13, और LCM कितना हो गया, 182। हमें क्या दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए अब दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे संख्या क्या क्या है, 26 और 91 है। तो 26 का हम 91 में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो जब 26 का 91 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2366 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, HCF और LCM का गुणा कर लीजिए। तो HCF गुणे क्या हो जाएगा, LCM। HCF आपका क्या दिया गया, 13, LCM क्या दिया गया, 182। तो जब हम 13 का 182 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2366 आएगा। तो हम देखें हैं कि जिन दो संख्याओं का HCF और LCM निकाले हैं उन संख्याओं का गुणा करें तो उनका गुणनफल 2366 आ रहा है, और HCF और LCM का गुणा किए हैं तब भी क्या आया है, 2366 आया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF इंटू LCM के गुणनफल के। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किसका का है, 510 और 92 का। तो जब हम 510 और 92 का निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, दूसरा 510 का फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 बटे 24, एक बचेगा, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा, 17 से, 17 एकम 17 हो जाएगा। इसके बाद अब किसका करेंगे, 92 का। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, एक बचेगा 6 हो जाएगा, ओ सॉरी एक बचेगा तो 2 ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब किससे कटेगा, सीधे 23 से, 23 एकम 23 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 510 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ऐसे ही 92 को लिखेंगे तो 92 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, HCF। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन केवल क्या है, 2 है। तो 2 आपका कॉमन है तो HCF क्या हो जाएगा, 510 और 92 का 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या लेंगे, LCM। तो LCM लीजिए। तो LCM में क्या होता है, जो मिलता है तो 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको लिखिए। तो 3 5 17, 3 5 17। इसमें क्या है, 2 और 23, तो 2 गुणे 23 हो जाएगा। और जब हम इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23,460। इन जब सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23,460
60 आएगा। अब हमें क्या करना है, देखना है दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या क्या है आपका, 510 है और 92 है। तो 510 का 92 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 46,920 आ जाएगा। अब हम किसका गुणा करेंगे, HCF और LCM का गुणा करेंगे। तो जब हम HCF का LCM में गुणा करेंगे तो आपका HCF कितना आया है 2, LCM कितना आया है 23,460 आया है। और जब हम 2 का 23,460 में गुणा करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 46,920 आएगा। तो यह दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर है किसके, HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, 336 और 54 का HCF LCM निकालना है। और फिर इसके बाद क्या दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो तीसरा ये 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 6 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 2 6 12, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2/16। फिर 2 से काटेंगे 2/16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब सीधे किससे कटेगा, 2 से नहीं 3 से, 3 7 21, 7 1 कम 7 हो जाएगा। इसके बाद किसका, 54 का, 54 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। पहले किससे कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 सते 14। अब 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 1 कम 3 तरीके 9, 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो इनको गुणनफल के रूप में लिखिए। तो क्या हो जाएगा, 336 का, 336 को हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ऐसे ही किसको लिखेंगे, 54 को। तो 54 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ से HCF लेंगे। तो जब हम HCF लेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है। तो इन दोनों का 336 और 54 का HCF कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। जब LCM लेंगे तो LCM जो मिल रहा है वो तो लेंगे ही। तो पहले 2 और 3 ले लीजिए, यहाँ से 2 और ये 3 ले लिए। इसके बाद जो नहीं मिल रहा है, तो देखिए ये तीनों 2 नहीं मिल रहा है तो इनको भी लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7। और इसमें क्या नहीं मिल रहा है, 3 गुणे 3 नहीं मिल रहा है। अब इन सभी का हम क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पे कितना आएगा, 3024 आएगा। कितना आएगा, 3024। अब हमें क्या दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल कीजिए, संख्याओं का गुणनफल कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो जब दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, संख्याएं क्या है, 336 और 54। तो जब 336 का 54 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18,144। इनका जब आपस में गुणा कर लेंगे। इसके बाद किसका गुणा कीजिए, HCF और LCM का गुणा कीजिए। तो जब HCF और LCM का गुणा करेंगे तो आपका HCF कितना आया दोनों संख्याओं का, 6, और LCM कितना आएगा, आया है 3024।
24। और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18,144। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है 12, 15 और 21 का। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। 15 का क्या हो जाएगा, करेंगे तो 3 पचे 15। और 21 का क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो ये 12, 15 और 21 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनका LCM लीजिए पहले, HCF लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। तो पहले HCF दिया गया तो HCF लेंगे। तो HCF में क्या होता है, तीन संख्याएं तो तीनों में कॉमन देंगे। तीनों में कॉमन क्या है, 3 3 3। और कोई मिल रहा है नहीं। तो 12, 15 और 21 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM तो जब हम LCM लेंगे तो जो मिल रहा है वो तो लेंगे ही, जो नहीं मिलेगा वो भी लेंगे। तो देखिए ये दोनों 2 नहीं मिल रहा है तो इनको ले लीजिए। 3 मिला है तो 3 को एक ही 3 लेंगे। फिर 5 नहीं मिल रहा और 7 नहीं मिल रहा है, इनको भी ले लेंगे। और जब हम इनका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। तो 12, 15, 21 का HCF 3 हो जाएगा और LCM क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा 17। तो 17 का हम जानते हैं कि जो 17, 23 और 29 है ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 17। यहाँ पे 23 भी अभाज्य संख्या है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 गुणे 23। और जो 29 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF तो हम देख रहे हैं तीनों में क्या कॉमन है, 1। तो इन तीनों का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। और LCM क्या हो जाएगा तब, 17 गुणे 23 गुणे 29 तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और जब हम तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11,339 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 17, 23, 29 का LCM हो जाएगा, जो 17, 23, 29 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है, 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो तीसरा क्वेश्चन, 8 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, ऐसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तरीके 9 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। अब 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5वां 25। या इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड होंगे इन संख्याओं के। अब इसमें क्या लेना है, HCF। अब HCF देखिए तीनों में कॉमन है कुछ, तीनों में कोई संख्या नहीं मिल रही। जब तीनों में कोई संख्या नहीं मिलती है तो उन सभी का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो 8, 9, 25 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब हम LCM की बात करते हैं, LCM तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो सबको लिख दीजिए। क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 ये भी लिखेंगे, 3 गुणे 3 भी लिखेंगे और 5 गुणे
5 भी लिखेंगे। और जब सभी का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुणा करने पे? 1800। कितना आएगा? 1800। तो 8 9 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1800। और एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या हो गए? इन पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? एचसीएफ किन संख्याओं का दिया गया है? 306 और 657 का। कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और हमें एलसीएम 306 और 657 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फार्मूला एलसीएम 306 और 657 का। तो ये फार्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे जो दोनों संख्याएं उनका क्या करना है? एचसीएफ, यानी 306 और 657 का। तो दो संख्याएं क्या है यहाँ पे? 306 है और गुणे 657 है। और एचसीएफ कितना है इन दोनों का? 9 है। इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 9 है। अब हम क्या करेंगे? 9 से इसको विभाजित कर देंगे। तो भाग कीजिए। 9 से कटेगा, 1 कटेगा, 9 3 27, 3 बचेगा 36, 9 चौके 36 हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे कि 657 का 34 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22,338। कितना आएगा? 22,338 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? 22,338। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे हमें क्या करना है? जांच करना है। तो जब जांच करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसी n के लिए, किसी n के लिए, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या है n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, तो वह 5 से क्या होगी? तो वह 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 आनी चाहिए। और यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि 6 के पावर n को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। 6 के पावर a, इसी के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। 6 के पावर n को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर
n है। इसी कारण 6 के पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 और 3 है। 2 और 3 है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो जब 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अतः प्राकृत संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या n मतलब n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसको हम इस पे पावर चढ़ाएं तो वह किस पे समाप्त हो? अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं आपको। जैसे अगर n के जगह पे 1 ले लें तो ये बताइए 6 आएगा। अगर हम क्या ले लें? n के जगह पर 2 रख दें, यानी 6 के पावर 2 तो 36। तो यहाँ पे किस पे समाप्त हो रहा है? 6 पे ना। ऐसे 6 के पावर क्या ले लें? 3 ले लें तो 216। ऐसे 6 के पावर क्या ले लें? 4 ले लें तो 1296। तो हम देख रहे हैं जो इसका इकाई अंक आ रहा है बार बार क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो n का कोई भी मान लेंगे, अगर 6 पे पावर चढ़ाएंगे तो वह किस पे समाप्त होगा? 6 पे समाप्त होगा, न कि 0 पे समाप्त होगा। ठीक है। यही हमारे कहने का तात्पर्य है कि 6 के पावर n अंक कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं हो जाएगा, चाहे n का कोई भी मान इसमें रखिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो चलिए इसमें पहला क्या दिया गया है? 7 × 11 × 13 + 13। तो 7 × 11 × 13 अगर हम इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 1001 आएगा। और प्लस 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1014। अब हम क्या कर ले रहे हैं? 1014 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो जब हम 1014 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा
और किससे कटेगा 13 गुणे 13। ठीक है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर लिखें तो 2 गुणे 3 गुणे 13 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कोई भी भाज्य संख्या होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 1014 है वह 1 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और किससे कट रहा है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। ठीक है, तो अभी हमने बताया है कि जो भी भाज्य संख्याएं होती हैं उसके 2 से क्या होते हैं अधिक गुणनखंड होते हैं। और यहाँ पे क्या है वही दिखा जा रहा है कि जो 1014 है वह 2 से भी कटेगा, 3 से और 13 से, यानी 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और अन्य संख्याओं से भी क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। इसलिए जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है वो क्या है भाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि यह 2 से अधिक, यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, का गुणनफल है। अतः यह एक क्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या, अतः यह एक क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे किसका दूसरे का। ठीक है, जो इसमें क्या है सेकेंड है, सेकेंड आपका क्या है 7 गुणे 7 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। तो जब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5040 आएगा, और एक प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5045 आ जाएगा। तो जो 5045 को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 गुणे 1009 लिखेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो 5045 है वह 1 से तो कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, यानी 5045 से भी कटेगा, और 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 5045 है उसके क्या है 2 से अधिक गुणनखंड है। तो जब 2 से अधिक गुणनखंड है तो इसलिए जो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह अभाज्य गुणनखंड 5 और 1000 5 और 1009 का गुणनफल है। अतः यह एक भाज्य, अतः यह एक क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यह क्या हो गया दोनों का व्याख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, एक वृत्ताकार ठीक है मैदान है। अब इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, दोनों एक चक्कर लगा रहे हैं। कौन कौन, सोनिया लगा रहा है। सोनिया इसका जब चक्कर लगा रही है तो सोनिया इसका चक्कर कितने मिनट में लगा रही है, एक चक्कर
18 मिनट में। और जब रवि एक चक्कर लगा रहा है, रवि, ठीक है, वो कितने मिनट में? 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। तो दोनों एक ही स्थान, मान लीजिए इस स्थान से वो चलना, एक ही समय पर चल रहे हैं, चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, मान लीजिए इस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पुनः जब यहाँ से चलेंगे तो फिर वह, ठीक है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जहाँ से चलना शुरू किए हैं फिर वे दोनों कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जबकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है और अभी 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 तिहाई 6, 6 18। फिर 12 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो एलसीएम कितना आएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, पहले तो 2 मिल रहा है दोनों में तो 2 लिख लेंगे, इसके बाद क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे, और क्या नहीं मिल रहा है, 3 और 2 भी नहीं मिल रहा है तो इनको भी हम लिख लेंगे, 3 गुणे 2। अब गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 18 दूना 36। तो जो 36 आएगा वही क्या होगा, यानी जो 18 और 12 का एलसीएम होगा वही उतने समय बाद दोनों यानी सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये थे आपके काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्रों के पास पहुंच सके।